हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक की जो लास्ट जो वीडियोस थी, हमने उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 और 1 के कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट को खत्म किया था, एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल। तो जल्दी से अपना नोटबुक कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो तैयार? ओके, आज तो वोटिंग। तो शुरू करते हैं और आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ कीप क्वाइट। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों, इन टू वेरिएबल, नाम इतना बड़ा चैप्टर। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इस बात को मैं वन बाय वन यहां से इसको अलग पॉइंट आउट करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये है क्या चैप्टर एक्चुअल में। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा? जितने भी वेरिएबल होंगे, क्या होंगे? जितने भी वेरिएबल्स हम इनके अंदर यूज करेंगे, उनकी जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? मतलब कितनी डिग्री क्या होनी चाहिए? दोनों की डिग्री 1। भाई 1 2 कैसे? डिग्री मस्ट बी 1। एंड वेरिएबल्स की संख्या, काउंटिंग के अंदर वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। और इसीलिए बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। डन। तो इन इक्वेशंस की जो जनरल जो फॉर्म होगी, हम उनको कैसे लिखेंगे? इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी भाई? ax प्लस बी इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन मान लीजिए cx प्लस डी इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0 होगा। भाई यहां पर भी तो होगा by और dy। इस प्रकार से इक्वेशन होगी, ठीक है। हम यहां पर भी कुछ लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म अलग से आएगी। इक्वेशन क्या होगी भाई? ax प्लस by इज इक्वल टू p, cx प्लस dy इज इक्वल टू q। ऐसे मान लेते हैं, जहां पर p एंड q होंगे आपके क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म होंगी। और देखिए, एक वेरिएबल x ये रहा आपके पास और दूसरा वेरिएबल y। एक वेरिएबल इसके अंदर x और दूसरा वेरिएबल क्या होगा? y होगा आपके पास। और दोनों के दोनों जो वेरिएबल है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। तो इस प्रकार की इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है? और यहाँ पर जो कोफिशिएंट होते हैं ना, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उन चीजों को भी हम समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। कि कोफिशिएंट को देखकर हम क्या यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज, समझ आया ना आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अभी कंप्लीट सभी को क्या करने वाले इस चैप्टर के अंदर? नहीं आया समझ? चलिए, तो आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं इसको। क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पर सोल्व करने के कुछ मेथड होंगे, जैसे मैं क्या है कि कुछ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आपका सब्स्टिट्यूशन, भाई एलिमिनेशन, ये 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड और होता था, 2 और होते थे, इवन उसको हटा दिया गया है। एक और उसको जो बताया वो क्या होता है? रिड्यूसिबल फॉर्म। एनसीईआरटी ने क्या कर दिया? रिड्यूसिबल फॉर्म होता था कि हम इक्वेशन को रिड्यूस करके, किस फॉर्म में रिड्यूस करके लेके आते थे उनको, वो किसी भी फॉर्म में होती थी, अजीब तरह की फॉर्म में, और रिड्यूस करके हम उनको क्या बनाते थे? लीनियर इक्वेशन बनाते थे। इसके अंदर 2 वेरिएबल के अंदर। क्या समझ पड़ी बात है सभी को? बोलिए भाई, सब चमक रहा है, सब कुछ समझ आया आप सभी को? सुन मत बैठ वैसे, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, आपको इस मेथड्स के लिए मैं बाद में करेंगे। पहले हमारा जो फोकस होगा वो 10th क्लास की एचबीएसई और सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से होगा, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। रेडी? हाँ, यहीं से बैठ बैठ खिचक कर दो। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्या था, मैंने आपको जो वर्ड समझाने थे वो क्या थे? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अगर आप इनकी डेफिनेशन की बात करें, कंसिस्टेंट क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
a pair of linear equation which has no solution. A pair of linear equation which has no solution, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. क्या बोलेंगे इसको? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. मैंने पूरी डेफिनेशन क्यों लिखी? क्योंकि बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है हमेशा इसके अंदर. ठीक है, एक का क्या है? कंसिस्टेंट अ पेयर ऑफ इक्वेशन which has या have आएगा which have at least one solution. क्या होता है भाई? जिसके अंदर कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा, और उस पेयर को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. क्या बोलेंगे इसको भाई? हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. समझ पाए बात को? ये दो वर्ड हैं. क्या है? एक तो है कंसिस्टेंट, एक क्या है? इनकंसिस्टेंट. ठीक है, समझ आई बात सभी को? अब इससे पहले दो वर्ड और बताए थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या होता है? मान लीजिए, देखिए मैंने क्या बोला? कम से कम एक तो जरूर होगा. ठीक है, अब इक्वेशंस के केस में क्या हो सकता है भाई? इक्वेशंस के केस में क्या क्या हो सकता है? देखिए तीन केस बन सकते हैं. इक्वेशन में क्या होगा? या तो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. मैंने क्या बोला? इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन. या क्या होगा भाई? इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन. या क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. भाई ये लिख के दिखाओ. जैसे बच्चे कहते हैं भाई ये क्या बात हुई? जैसे अभी लिखा था मैंने x इज इक्वल टू 4y. अब इसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना? यस और नो? डन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे भाई? y की कितनी भी वैल्यू रखते जाओ, 50, 100, 2000 नंबर्स के अंदर 2000 वैल्यू रख दी तो 2000 आंसर आएंगे संख्या में ना. जैसे 5 रख दिया तो अलग वैल्यू, 7 रख दिया अलग वैल्यू. ठीक है, तो वैल्यू जो वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं होगी इस टाइप के इक्वेशंस के. और यूनिक का मतलब क्या? कि भाई फिक्स वैल्यू लिखी थी, जैसे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, और यहां पर हम सॉल्यूशन सोल्व ही नहीं कर सकते, और यहां पर क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं. समझ पाए बात को? तो जो ये वाला जो पेयर होगा जिसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो क्या होगा मेरे पास? इनकंसिस्टेंट. क्या होगा? इनकंसिस्टेंट. और ये क्या होगा भाई? कंसिस्टेंट होगा. क्या होगा बच्चों? ये कंसिस्टेंट. डन. मतलब जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, और जिसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे वो तो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. क्या होगा? वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. और ये क्या होगा? जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसके पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या होगा? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. डन. कैसा सॉल्यूशन होगा उसका? इंडिपेंडेंट. मैं इस चीज को दोबारा से समझाता हूं. देखिए मैंने दो चीज लिखी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा? पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. कम से कम एक जरूर हो, 2 4 हो, 50 हो, 10 हो, लाख 2 लाख इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या चाहिए? कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर होना चाहिए उस चीज का. ठीक है. इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसके कोई भी सॉल्यूशन ही ना हो. अब जब इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तब पता चलेगा. ठीक है, मैंने अभी क्या बता दिया कि इक्वेशन क्या हो सकती है? या तो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट. जो हमारे पास दो इक्वेशन दी जाएंगी तो क्या होगा? या तो कंसिस्टेंट पेयर होगा या इनकंसिस्टेंट पेयर होगा. अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो कैसा पेयर है? इनकंसिस्टेंट.
अगर उसका कम से कम एक सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के भी बाद मैंने क्या बताया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट किस बात पर डिपेंड करता है, उनका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है तो इंडिपेंडेंट है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो क्या है, वो डिपेंडेंट है। समझ पाए बात को। चलिए इसके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देते हैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर। आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए भाई, नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रहा था, इसका फ्लो चार्ट समझाने वाला था कि इक्वेशन का जो पेयर हो सकता है वो कैसे क्या हो सकता है। पेयर ऑफ इक्वेशन आपका क्या हो सकता है, या तो होगा कंसिस्टेंट, या क्या होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट। एक सेकंड मार्कर चेंज करते हैं भाई। देखो, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की तो बात ही खत्म। कंसिस्टेंट कब होगा, जब इक्वेशन का क्या हो, नो सॉल्यूशन। जब इक्वेशन के अंदर क्या हो, कोई भी सॉल्यूशन ना हो उस इक्वेशन का। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब उसका क्या हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इसमें भी हमारे क्या होंगे, दो केस बन सकते हैं। एक तो होगा डिपेंडेंट, और दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट। कुछ स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना भाई यहां पर, ठीक है। यहां पे आएगा ई और यहां पे आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होगा, जब उन इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे आ जाएं, यूनिक। और डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होगा, जब उनके क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन किन के निकलेंगे, अगर इक्वेशन है तो सॉल्यूशन भी होगा ना भाई। एक पेयर में इक्वेशन है ना, तो क्या होंगे, या तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है, कम से कम एक है, तो दो केस हो सकते हैं भाई, या तो वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। अगर उनका एक सॉल्यूशन यूनिक, केवल एक ही सॉल्यूशन फिक्स है भाई, इसके अलावा नहीं हो सकता, तो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी, वो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी समझ आया नहीं आया सभी बच्चों को, तो फ्लो चार्ट को भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब और मैं ये चीज है ना ग्राफ से भी निकाल सकता हूं, इक्वेशन की कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग मेथडों से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करके ही सीखना उस चीज को, ठीक है। अब जल्दी से पहले इस फ्लो चार्ट को उतारिए, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, अब दो इक्वेशन लिख ली मैंने पेयर के अंदर, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन क्या मेरे पास, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप वो भी लिख सकते हैं जो पहले लिखी थी, ठीक है, लेकिन मैंने सीआरटी के हिसाब से लिखवा रहा हूं बच्चों को, ठीक है। अगर कोफिशिएंट देखिए, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, a1, y का कोफिशिएंट कितना है, मजा नहीं आ रहा भाई, x का कोफिशिएंट यहां कितना है, y का कोफिशिएंट, पड़ोसियों को डराना नहीं है, ठीक है, समझ गए भाई साहब, डरना नहीं है किसी को, है ना, आराम से। चलिए मान लीजिए मैंने कोफिशिएंट को कंपेयर किया, a1 बाई a2, b1 बाई b2 इक्वल में नहीं है दोनों, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा, मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर क्या हो, a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो जो लाइन आएंगी ना, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा लाइंस का, क्या है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा लाइन, कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन बनेगी भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी ना, तो बच्चों क्या होगा, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर आप ग्राफ जब इनका बनाओगे, इन दोनों इक्वेशन से जब ग्राफ बना के देखोगे, तो लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती मिलेंगी किसी न किसी पॉइंट पर। समझ पाए बात को, क्लियर है यहां तक की सारी चीजें, डन। अच्छा, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा,
बताइए। बिल अरे इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट होगा, क्या होगा? इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे इसके? इंडिपेंडेंट। समझ रहे बात को? क्या लिख देंगे? इंडिपेंडेंट। डन। समझ पाए? अच्छा, इसके बाद जो चीज है वो समझिए। क्या बोला भाई मैं? अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं किसके? b1 बाई b2 के, तो लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट, लाइंस जो बना के जिनसे हम इन दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा? लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगी, और उस टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का वो क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइंस का जो टाइप है वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। को यहाँ पे जगह चाहिए तो यहाँ इस पे लिख लेते हैं हम कंसिस्टेंट। और कैसा सॉल्यूशन होगा? इंडिपेंडेंट। समझ पाए बात को? डन। ठीक है, सो गए क्या भाई साहब? चलिए, नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे, यहां पर मान लीजिए हमारा क्या है? a1 बाई a2 बराबर है इक्वल टू b1 बाई 2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब तीनों के तीनों कोफिशिएंट का रेशियो, क्या बोले? तीनों के जो कोफिशिएंट है ना उनका रेशियो क्या हो? इक्वल आ जाएगा। क्या जाए? इक्वल। तो उस टाइम पे लाइन क्या करेंगी? कोइंसिडेंट करेंगे। लाइन क्या करेंगे भाई? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर क्या होगी? एक और दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा। और इस टाइम पे जिसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे बच्चों। क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे तो कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन था? बिल्कुल, क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो बताइए प्यारे बच्चों, समझ आया या नहीं आया यहाँ पे? डन। नेक्स्ट जो है, मान लीजिए मेरे क्या हो? इक्वेशन a1 बाई a2 इक्वल हो और इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब मान लीजिए x एंड y के जो कोफिशिएंट है उनका तो रेशियो बराबर हो, एंड किसके इक्वल ना हो? कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल ना हो। तो उस टाइम पे जो लाइंस का जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएंगे? लाइंस कैसे आएंगी भाई? पैरेलल लाइंस आएंगी। और पैरेलल लाइंस तो आप जानते हैं बनाना, बिल्कुल, द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इस टाइम पर जो केस होगा, जो इक्वेशन का, सॉरी, जो क्या आएगा यहाँ पर? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर बात आई समझ सभी को? ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेशियो का कंपैरिजन कोफिशिएंट का। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इनका। समझ पाए बात को? ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और ये क्या होगा उस टाइम पे जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। चलिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहां से? इनकंसिस्टेंट। समझ पाया नहीं सभी बच्चे? डन। क्लियर। चलिए, इक्वेशन का टाइप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन क्या थी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, डन। दूसरा इक्वेशन हमने क्या लिख लिया? और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो क्या किया हमने? 1/3 निकाला। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है? 5। क्या दोनों के दोनों इक्वेशन में बराबर है? नहीं। तो ये जो इक्वेशन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ आएगा? ये लाइन ऐसा इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी। संपट पड़ी बात सभी को? क्लियर है सारी चीजें? और मान लीजिए मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या? x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या आएगा? 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 32। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? इनका मैं रेशियो निकाल लूंगा। देखिए कैसे?
इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, भाई यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर एक्स वाई का सॉरी यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट कितना है 8, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को निकालेंगे 8/32, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखिए, 1/4 एंड 1/4, क्या तीनों के तीनों का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आया? तो लाइंस का जब मैं जब इन दोनों लाइन का ग्राफ मैं बना के देखूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस ही आएंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होगी। समझ पाए बात को सभी? क्लियर है सारी चीजें, चमक रही हैं, संभल पड़ी बातें? सो गए क्या भाई साहब? नींद आ रही है? बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा में नींद आती है। अभी नहीं सोना, थोड़ी देर बाद सोना है, ठीक है। तो इनके भी एग्जांपल देखिए, इनका एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस है क्या? चलो यहीं देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, जैसे देखो आपकी एक प्रॉपर टेबल ही बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए कहाँ गलत हो गया भाई, ले भाई इसको ठीक कर, ठीक है। ये ले अपने आप में मारकर कुछ भी कर लो, ठीक है। इसको नीचे लिख दूं, ये ले बोल, इसको सीधा भी कर दो, वही वाला काम कर दो, जूम कर दूं, है ना। आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही है चीजें, फालतू बातें, है ना। एक अपने वो आते ना अलख पांडे सर आते ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी फोन देख रहा है इसलिए नहीं हो रही पढ़ाई, निकम्मे है बच्चे हैं भाई बड़े। चलिए देखिए एक एग्जांपल वो देखिए, मान लीजिए मेरे पे इक्वेशन क्या है, 2x + 5y = 7 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 4x + 10y = 5। अभी बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है बोलिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है ये लीजिए, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, बन जाए भाई 10, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, यहाँ पर कितना है 5। अब इनके बीच में कुछ नहीं लगा, ठीक है। देखिए ये है और ये चेक करते हैं, ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 7/5। यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी हम इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो इक्वेशन का जब हम ग्राफ बना के देखेंगे, कैसा ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइंस आएंगी, कैसा ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइंस आएंगी, कैसी लाइंस आएंगी, आएंगे भाई साहब, आ जाएंगी, क्या हो नहीं आएंगी, चलो हम बुला देंगे नहीं आएंगी, था ना। तो ये एक बार आप जल्दी से इसको अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक पे उतारिए, आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। मैंने समझा दिया अच्छे से, बोलिए भाई साहब, समझ गए बच्चों? यस सर। भाई इस बुक के साथ खेलना बंद कर, नहीं तो ये बुक ना तेरी जिंदगी के साथ खेल जाएगी फिर, और कहीं मेरे को ना फिर तो सड़क के किनारे मिलेगा उधर, सर जी छोड़ दो एक बार आईडीसी में दाढ़ी पजाना। थर्ड पेयर भाई, ये इनकंसिस्टेंट है क्या? वही तो है ना, फर्स्ट केस एक्स और वाई का कोफिशिएंट होगा वही इक्वल होगा, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं होंगी। गॉट इट एवरीवन इन द क्लास? चलिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहीं पे। और इसके बाद कुछ बचता नहीं है इंट्रोडक्शन में, एक बार मैं चेक करता हूं भाई, एक्सरसाइज तो बहुत बड़ी हो जाएगी और वीडियो हमारा काफी लेंथी हो जाएगा, तो ठीक है वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप जल्दी से उतार लिया सभी ने? चलिए तो बच्चों ये था आपका आज का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन 3.1 कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया है यहाँ पर।
और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। आप प्रयास भी कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के जरूर देखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ आने के बाद आई थिंक एग्जाम्पल तो लग ही जाते हैं बच्चों से। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन को समझा अच्छे से, मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे अब जिस प्रकार से दिल लगाकर वीडियोज बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इतना दिल लगाकर आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया तो एग्जाम्पल आप कर पाएंगे, ये मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ ऑलमोस्ट। जिसको थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स आता है उसके लिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद जय भारत।